हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का है या उससे छोटे से छोटा एग्जाम है, तो चार ऐसे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे इतिहास की अगर हम बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैं इंग्लिश में आपको लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके लगभग सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो इन चारों से आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये तो सभी स्टूडेंट के लिए कवर करना आसान हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी 100 में से 90% बच्चे इस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में थोड़ा इसको डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं। इसको ना समझने के कारण ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं इकोनॉमिक्स में जो बच्चों को समझ में ही नहीं आते। तो आज की क्लास में हम ऐसे वर्ड को समझेंगे जो इकोनॉमिक्स में बार बार पूछे जाते हैं, जिनके मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, और उन वर्ड्स के जब तक आप मतलब नहीं समझेंगे तब तक आपको ये सब्जेक्ट समझ में आने वाला नहीं है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो बार बार आपके आगे आते हैं लेकिन आप उनको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो इन वर्ड को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस सब्जेक्ट को समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा वर्ड लेंगे, अवमूल्यन। ये प्रमुख शब्दावलियां हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा शब्द रहेगा अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है? डिवेल्युएशन, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? डिवेल्युएशन का क्या मतलब होता है? यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में जो हमारी स्वदेशी मुद्रा है उसका मूल्य गिराना। विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझ के गिराना। विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जानबूझ के गिराना। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मुद्रा का अवमूल्यन। यानी मान लीजिए अभी $1 के बदले 80 रुपये, जो $1 की कीमत कितनी है? 80 रुपये। इसे जानबूझकर $1 की कीमत अगर 90 रुपये कर दी जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? मुद्रा का अवमूल्यन। यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम करना। ऐसा किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है निर्यात को बढ़ाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने तथा आयात को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? आयात को कम करने के लिए। लेकिन अगर मुद्रा का मूल्य अपने आप ही कम हुआ हो, जैसे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण, इन सब चीज़ों के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो गया हो, तो उसे हम मुद्रा का अवमूल्यन नहीं कहेंगे। जब जानबूझ के सरकार के द्वारा मुद्रा का रेट गिराया जाता है निर्यात को बढ़ाने के लिए और आयात को कम करने के लिए, तो इसे क्या कहा जाता है? अवमूल्यन। तो क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा जो है, किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा का प्रचलन बंद करके, मुद्रा का प्रचलन बंद करके उसके स्थान पर क्या करना? नई मुद्रा का प्रचलन करना। नई मुद्रा का प्रचलन करना। ये कब हुआ था? ये हुआ था
8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को क्या किया गया था? 500 और 1000 के जो नोट थे बंद किए गए थे। कौन से नोट बंद किए गए थे? 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। 1000 के नोट बंद हुए थे और उसके स्थान पे क्या हुआ था? 2000 के नोट की शुरुआत। क्या हुआ था? 2000 के नोट की शुरुआत हुई थी। इससे पहले अगर मैं बात करूं डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1948 में 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। कब हुआ था? 1948 में क्या हुआ था? 10,000 तक के नोट थे, उन्हें बंद कर दिया गया था। और 8 नवंबर 2016 को क्या किया गया था? 500 और 1000 के नोटों को बंद करके 2000 के नोट की शुरुआत की गई थी। तो किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा की जगह नई मुद्रा की शुरुआत करना, प्रचलित मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को शुरुआत करने को क्या कहा जाएगा? विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मौद्रिक नीति। इस पे हम एक आगे पूरी वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति होती क्या है और ये किसके द्वारा लागू की जाती है। तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? आरबीआई के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी भी इसे हम कहते हैं। आरबीआई के द्वारा ये आरबीआई के द्वारा लागू की जाती है। मुद्रा की तरलता को बढ़ाया या घटाया जाता है। यदि मुद्रा की तरलता बाजार में बहुत अधिक हो गई है तो उसे कम किया जाएगा और कम हो गई है तो इसे ज़्यादा किया जाएगा। इसके द्वारा क्या किया जाता है? ऋण को महंगा या सस्ता किया जाता है। जैसे बाजार में मुद्रा की तरलता अधिक हो गई है तो ऋण को महंगा कर दिया जाएगा जिससे तरलता कम हो जाए। अगर तरलता कम है तो ऋण को सस्ता कर दिया जाएगा ताकि तरलता को बढ़ाया जा सके। यानी मुद्रा की तरलता को बढ़ाया या घटाया जा सके। तरलता का मतलब है मुद्रा को कम या ज़्यादा किया जा सके। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा लागू की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। अगला हमारा हो जाएगा मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। अगर ये वर्ड आपको समझ में आ गए हैं, आ जाएंगे अच्छे से, तो आपके लिए पूरा सब्जेक्ट ही समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। 50% चीज़ें आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी। बाद में इन चीज़ों से जहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों के लिए हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। जैसे मौद्रिक नीति के बारे में है, कौन लागू करता है इसे, कौन कौन से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम जो वर्ड हैं उनको समझ लेते हैं जो बार बार एग्जाम में कई बार तो ये सीधे ही पूछ लिए जाते हैं कि मौद्रिक नीति क्या है, किसके द्वारा लागू की जाती है, विमुद्रीकरण क्या है, मुद्रास्फीति क्या है। तो अगर ये वर्ड आपको समझ में रहेंगे तो आपके लिए इनका आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगला हमारा वर्ड क्या है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी वस्तुओं के औसत जो दाम होते हैं, दाम में वृद्धि। मुद्रास्फीति हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा का बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाना, जिससे क्या होगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। मार्केट में पैसा, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो जो है निश्चित सीमा से औसत मुद्रा मूल्य में वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर मुद्रास्फीति एक निश्चित सीमा में रहे, निश्चित सीमा में रहे तो ये क्या होता है? अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। तो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। लेकिन अगर ये निश्चित सीमा के बाहर चली जाए तो इसको कम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वस्तुओं के औसत दाम में वृद्धि होना क्या कहलाएगा? मुद्रास्फीति कहलाएगा। बाजार में मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा का जो रेट है बहुत ही कम हो जाता है, मुद्रा का रेट गिर जाता है क्योंकि मुद्रा की जो लिक्विडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये निश्चित सीमा में रहेगी तो फिर तो लाभदायक है, लेकिन अगर ये निश्चित सीमा से बाहर चली जाएगी तो ये नुकसानदायक है। आसान शब्दों में हम इसे कह सकते हैं महंगाई का बढ़ना। क्या होता है? महंगाई का बढ़ना। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मुद्रास्फीति में। क्या हो जाएगा? महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी।
वस्तुओं के औसत दाम में वृद्धि हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक ही महंगाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति। क्या देखेंगे? मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति का विपरीत रूप है। मुद्रास्फीति का विपरीत रूप क्या कहलाएगा? मुद्रास्फीति कहलाएगा। जब मार्केट में वस्तुएं तो हैं, वो बिक नहीं रही है, उनके दाम बहुत ही कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो बिक नहीं रही है, यानी मुद्रा का प्रचलन जो है, मुद्रा की तरलता जो है बहुत ही कम हो गई है। साधारण शब्दों में इसे हम कहेंगे तो क्या कहा जाएगा? आर्थिक मंदी। जैसे मुद्रास्फीति क्या होती है? महंगाई का बढ़ना, लेकिन मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति होती है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी को हम क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति। जब महंगाई घट जाए, जब महंगाई घट जाए और वस्तुओं के दाम गिर जाए, तो ये क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी मुद्रास्फीति, यानी आर्थिक मंदी। मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन पूरा लिख देती हूँ। जब मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ आ जाए, दोनों एक साथ आ जाए, स्टैगफ्लेशन क्या होगा? स्टैगफ्लेशन होता है जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति दोनों ही एक साथ में आ जाए, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? उस स्थिति को हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। क्लियर हो गया? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? वस्तु महंगी भी है और बिक नहीं रही है। वस्तु महंगी है इसलिए नहीं बिक रही है, वस्तुओं के दाम भी बढ़े हुए हैं और वो बिक भी नहीं रही है। जैसे मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तुएं महंगी हो जाती है, और मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तुएं सस्ती है लेकिन फिर भी नहीं बिक रही है। यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन एक साथ आ जाती है, मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ आ जाती है। चीज़ें भी महंगी है और बिक भी नहीं रही है, तो दोनों चीज़ें एक साथ आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन। अब आगे हम कुछ नए वर्णों को देख लेते हैं। स्टैगफ्लेशन के बाद अगला हमारा हो जाएगा डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन पर, किस पे? इन्फ्लेशन पर नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या लाया जाता है? डिसइन्फ्लेशन लाया जाता है। जैसे मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन ये क्या होते हैं? अपने आप आते हैं, लेकिन डिसइन्फ्लेशन ये सरकार के द्वारा इन पर नियंत्रण करने के लिए, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए क्या लाया जाता है? डिसइन्फ्लेशन। तरलता को मार्केट से घटाया जाता है, यानी मार्केट में क्या होता है? पैसे की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो उसको घटाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? डिसइन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा क्या लाया जाता है? डिसइन्फ्लेशन। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? डिसइन्फ्लेशन के बाद हमारा हो जाएगा रिफ्लेशन। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए जो आर्थिक मंदी आई हुई है, उस आर्थिक मंदी पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए रिफ्लेशन लाया जाता है। तो डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन दोनों ही सरकार के द्वारा लाए जाते हैं, जबकि मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति अपने आप आती है
और ये दोनों, उन दोनों पे, मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति दोनों पर नियंत्रण करने के लिए क्या लाया जाता है, डिसइंफ्लेशन और रिफ्लेशन। किस लिए लाया जाता है, जानबूझ के सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति दोनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा ये लाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड हम देख लेते हैं। यहाँ तक आपको आशा करते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हॉट मनी। क्या हो जाएगा, हॉट मनी। हॉट मनी क्या होती है, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, क्या हो जाएगा, गरम मुद्रा। कौन सी मुद्रा, गरम मुद्रा। तो हॉट मुद्रा कौन सी होती है, ऐसी मुद्रा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऐसी मुद्रा जिसमें परिवर्तन या पलायन आसानी से हो जाए, ऐसी मुद्रा को हम क्या कहेंगे, ऐसी मुद्रा को हम कहेंगे हॉट मुद्रा, या जिसकी डिमांड अधिक हो, जिसकी डिमांड अधिक हो। ये आपके लिए आसान हो जाएगा, जिसकी डिमांड अधिक हो, तो ऐसी मुद्रा को हम क्या कहेंगे, हॉट मुद्रा। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं डॉलर के रूप में। तो डॉलर किस तरह की मुद्रा है, तो डॉलर हॉट मुद्रा में आ जाएगी। हॉट मनी में कौन सी मुद्रा, गरम मुद्रा, यानी जिसकी डिमांड अधिक हो। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा हार्ड मनी। कौन सा हो जाएगा, हार्ड मनी। हार्ड मनी यानी कठिन मुद्रा। कठिन मुद्रा कौन सी हो जाएगी, जिसे प्राप्त करना कठिन हो। कठिन हो, हार्ड मुद्रा, हार्ड हो तो कौन सी, जैसे डॉलर है, पाउंड है, यूरो है। तो ये कौन सी मुद्रा हो जाएगी, ये मुद्रा हो जाएगी हार्ड मनी। हार्ड मनी कौन सी हो जाएगी, जिसे प्राप्त करना कठिन हो। कौन सी मनी में आ जाएगी, वो आ जाएगी हार्ड मनी में। अब हमारा आगे देख लेते हैं। एक होती है सॉफ्ट मुद्रा, सॉफ्ट मनी। कौन सी हो जाएगी, सॉफ्ट मनी। ऐसी मुद्रा जिसे आसानी से जो मिल सके, ऐसी मुद्रा जो आसानी से मिल सके, आसानी से मिल सके, वो कैसी मुद्रा हो जाएगी, सॉफ्ट मुद्रा। जैसे नेपाल की मुद्रा हो गई, पाकिस्तान की मुद्रा। तो ये किस तरह की मुद्रा है, तो ये कौन सी मनी हो जाएगी, ये सॉफ्ट मनी के अंतर्गत आ जाएगी। ऐसी मुद्रा जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, कौन सी मनी हो जाएगी, सॉफ्ट मनी। तो हॉट मनी, हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि ये कौन कौन सी मनी है। जैसे कौन सी मुद्रा सॉफ्ट मनी होती है, कौन सी हॉट मनी होती है और कौन सी हार्ड मनी होती है। अब हम देख लेते हैं निवेश। कुछ ऐसे वर्ड जो बार बार पूछे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश क्या होता है, ये बार बार आपके सामने आता है जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इसे हम कहेंगे लाभ के उद्देश्य से, लाभ के उद्देश्य से लगाई गई पूंजी। लाभ के उद्देश्य से लगाई गई पूंजी को हम क्या कहेंगे, निवेश। जैसे आप खुद भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए पहले आप पूंजी लगाते हैं। जैसे आप कोई दुकान भी करना चाहते हैं तो उसमें आप पहले क्या करेंगे कि आपको पूंजी लगानी होगी, बाद में उसको किस लिए लगाते हैं कि आप उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो लाभ के उद्देश्य से करते हैं, तो पहले उसमें पूंजी लगानी पड़ती है। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कोई दुकान का काम है या फिर वो कोई बड़ा काम है, किसी कंपनी को खोलना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पहले पूंजी लगाई जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाभ के उद्देश्य से क्या किया जाता है, पूंजी को लगाना क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। लाभ के उद्देश्य से पूंजी को लगाना क्या कहलाएगा, विदेशियों के द्वारा
जब हमारे देश में या हम किसी देश में जब पूंजी लगाते हैं वो उस देश में निवेश हो जाएगा। जब विदेशियों के द्वारा हमारे यहाँ पे पूंजी लगाई जाती है तो वो भी निवेश होता है। तो निवेश दो तरह से किया जाता है विदेशियों के द्वारा, एक होता है FDI, एक होता है पोर्टफोलियो निवेश। तो FDI यानी स्थायी रूप से निवेश, जब किसी कंपनी के द्वारा लगाया गया निवेश है स्थायी रूप में। और पोर्टफोलियो निवेश होता है अस्थायी रूप से जो निवेश किया जाता है, जैसे शेयर मार्केट में जब निवेश किया जाता है जिसे कभी भी निकाला जा सकता है। तो FDI और पोर्टफोलियो निवेश दोनों तरह के निवेश ही विदेशी निवेश होते हैं, और जो भारतीयों के द्वारा भी लगाया जाता है लेकिन जो विदेशों के द्वारा लगाया जाता है उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो निवेश या FDI। तो ये स्थायी रूप से कौन सा होता है FDI, और अस्थायी रूप से हो जाएगा पोर्टफोलियो निवेश। तो ये हो गया निवेश की परिभाषा। अब हम देख लेते हैं विनिवेश। विनिवेश, निवेश का उल्टा क्या हो जाएगा? निवेश का उल्टा हो जाएगा विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। इसे हम कहेंगे निवेश की विपरीत प्रक्रिया। निवेश की विपरीत प्रक्रिया। निवेश के विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निवेश के विपरीत प्रक्रिया कहलाएगी विनिवेश। जैसे किसी कंपनी में लगाई गई पूंजी को वापस निकालना, पूंजी को वापस निकालना। तो ये क्या कहलाएगा? विनिवेश। जैसे किसी कंपनी में कोई भी दो व्यक्ति मिलकर कंपनी खोल रहे हैं, दोनों का कितना हिस्सा है? 50-50%। अब एक व्यक्ति ने बोला कि मैं अपना हिस्सा वापस निकालना चाहता हूँ, तो जब ये वापस निकालेगा तो इसको क्या बोलेंगे? विनिवेश बोलेंगे। आप अपने ऊपर भी लेके इसको देख सकते हैं। जैसे दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट मिलके क्या खोल रहे हैं? एक लाइब्रेरी खोल रहे हैं। तो जितना पैसा उसमें लगेगा दोनों क्या करते हैं? 50-50% का, या कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट 70% कर रहा है, एक 30% कर रहा है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट कुछ दिन बाद बोलता है कि मैं अपना इसमें से अपना जो मैंने निवेश किया है वो मैं वापस निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब दोनों ने किया है तो इसकी जो बचत होगी दोनों को बराबर हिस्सों में। अगर 50-50% किया है तो बचत का भी 50-50% हो जाएगा। अगर 70-30 के हिसाब से किया है तो बचत का भी वैसे ही उनको लाभ मिलेगा। लेकिन एक स्टूडेंट कुछ दिन बाद बोलता है कि नहीं, मुझे अपना जो है निवेश जो मैंने किया है उसे वापस निकालना है, तो वो उसे क्या कहेगा? विनिवेश। जो अपना हिस्सेदारी है मैं वापस लेना चाहता हूँ, अब मैं इस काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, तो उसे उसकी हिस्सेदारी वापस दे दी जाएगी। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो इसे हम कहेंगे विनिवेश। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जब किसी भी देश में कोई भी सामान का उत्पादन होता है, किसी भी देश में कोई सामान का उत्पादन हो, या तो वो आवश्यक मात्रा से अधिक हो गया हो, किसी भी सामान का उत्पादन आवश्यक मात्रा से अधिक हो गया हो, या फिर कई बार कोई देश जानबूझ के भी किसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए भी ऐसा कार्य करते हैं कि जो देश में उत्पादन हुआ है उसका रेट बहुत कम करके दूसरे देश में बेचते हैं। या तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो गया है तो उसका रेट कम करके उसे दूसरे देशों में बेचा जाता है, या फिर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, वहाँ का नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा काम किया जाता है। किसी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का मूल्य कम करके दूसरे देशों में बेचना। दूसरे देशों में बेचना यानी जो किसी भी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित, अपने देश में चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, फिर उनका रेट कम करके दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो जब किसी वस्तु का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में हो गया हो, तो अपने देश में उसका जो है खपत नहीं हो पा रही है, तो उसे बाहर देशों में कम रेट पे भी बेच दिया जाता है ताकि सामान खराब ना हो,
कम रेट में ही बिक जाए, और दूसरा होता है कि जानबूझ के कम रेट पे बेचना, जिससे दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो, उस देश में बनी हुई चीज़ें ना बिके, जबकि हमारे देश में बनी हुई चीज़ें वहाँ पे चाहे सस्ते रेट में बिक जाए, लेकिन सामने वाले की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा? डंपिंग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है निजीकरण। अगला हमारा क्या हो जाएगा? निजीकरण। ये तीन चीज़ें जो 1991 की आर्थिक मंदी के बाद लाई गई थी, LPG जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो ये सारी चीज़ें क्या है देख लेते हैं। निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। निजीकरण, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना, ये क्या कहलाएगा? निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना, ये कहलाएगा निजीकरण। यानी उत्पादन निजी क्षेत्र में अधिक किया जाएगा, उत्पादन के साधनों पे किसका अधिकार होगा? निजी क्षेत्र का। जैसे आज के टाइम में भी हम देख रहे हैं कि रेलवे का भी निजीकरण किया जा रहा है, हवाई जहाज़ों का भी जो है निजीकरण किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आज के टाइम में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका निजीकरण किया जा रहा है, जिन्हें निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? निजीकरण कहलाएगा। सब इससे पहले 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था, जब देश में बहुत अधिक आर्थिक मंदी आ गई थी। तो आज के टाइम में भी निजीकरण को काफ़ी विस्तार दिया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों का भी, रेलवे का भी, इन सब चीज़ों का निजीकरण हो रहा है। उसके बाद आपका हो जाएगा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना क्या कहलाएगा? विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। तो ये कहलाएगा ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। और 1991 में भारत के द्वारा वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1991 में राव मनमोहन की सरकार के दौरान, जिस टाइम क्या थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। निजीकरण और उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा उदारीकरण। उदारीकरण यानी उदार की नीति अपनाना। उदार की नीति अब किस क्षेत्र में अपनाना हो जाएगा? उदार की नीति तो जब निजीकरण किया जा रहा था, तो निजीकरण करने के दौरान क्या किया जा रहा था? जो भी कंपनियां वगैरह स्थापित की जा रही थी, जो भी कंपनी वगैरह स्थापित की जा रही थी, उनके लिए लाइसेंस वगैरह जो प्रोवाइड करवाए जा रहे थे, उनके लिए उदार की नीति अपनाई जा रही थी। उन्हें आसानी से लाइसेंस वगैरह दिए जा रहे थे। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र को कम करके सरकारी क्षेत्र को कम करके निजी क्षेत्र में उदार की नीति अपनाना। कोई भी कंपनी वगैरह स्थापित करने के लिए उन्हें आसानी से लाइसेंस वगैरह उपलब्ध करवा देना। 1991 से पहले ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि आसानी से उन्हें लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं होते थे। कोई भी कंपनी को स्थापित करना इतना आसान नहीं था। लेकिन 1991 की आर्थिक मंदी के बाद इन चीज़ों में परिवर्तन किया गया और इनके लिए उदार की नीति अपनाई गई। तो 1991 में कौन सी 3 चीज़ों को लाया गया था? LPG को यानी निजीकरण,
वैश्वीकरण और उदारीकरण, इन तीनों चीज़ों को 1991 में अपनाया गया था। तो आज की क्लास में जितने भी वर्ड्स हमने किए हैं ये आपके इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बार बार आपके सामने आएंगे। सबसे पहले हमने देखा था अवमूल्यन, विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का जो है मूल्य जानबूझकर गिराना क्या कहलाएगा? अवमूल्यन कहलाएगा। अगर अपने आप मूल्य गिरता है तो उसे हम अवमूल्यन नहीं कहेंगे। जैसे तेल की कीमतें बढ़ने से कई बार मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो वो अवमूल्यन नहीं कहलाएगा। और ये क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ाने के लिए और आयात को घटाने के लिए अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। उसके बाद हमारा है विमुद्रीकरण। किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा का प्रचलन बंद कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नई मुद्रा का प्रचलन किया जाता है। जैसे 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे और उसके स्थान पर 2000 के नोटों को लाया गया था। उससे पहले कब किया गया था विमुद्रीकरण? 1948 में 10,000 तक के नोट जो हैं बंद कर दिए गए थे। तो अगर आपसे पूछे विमुद्रीकरण सबसे पहले, तो ये हुआ था 1948 में 10,000 तक के नोट बंद कर दिए गए थे, तक के नोट बंद कर दिए गए थे और कर दिए गए थे। उसके बाद में 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? तो ये लागू की जाती है आरबीआई के द्वारा। मुद्रा की तरलता को बढ़ाया या घटाया जाता है। एक टॉपिक यहाँ से आपसे और पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ऋण को घटाया या बढ़ाया जाता है, ऐसे भी लिखा आ सकता है, घटाया या बढ़ाया जाता है। तो ऐसे लिखा होगा तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुद्रा की तरलता को बढ़ाया या घटाया जाता है तो इसके लिए ऋण को घटाया या बढ़ाया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति पॉलिसी किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा लागू की जाती है। अगला हमारा है मुद्रास्फीति, वस्तुओं के औसत दाम में वृद्धि हो जाना। अगर ये एक निश्चित सीमा तक रहे तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन निश्चित सीमा से अगर आगे चली जाती है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, मार्केट में पैसों की तरलता भी बढ़ जाती है तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। अगला है मुद्रा अपस्फीति। इसमें जैसे मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में महंगाई बढ़ जाती है लेकिन यहाँ पे महंगाई घट जाती है, आर्थिक मंदी आ जाती है। महंगाई घटने के बावजूद भी सामान नहीं बिक रहा होता है, मार्केट में वस्तुओं की मांग ही घट जाती है। वस्तुओं के दाम गिर जाना या वस्तुओं की मांग में कमी आ जाना, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होता है जब मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति दोनों एक साथ आ जाए तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति दोनों एक साथ आ गई है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी भी हो गई है और वस्तुओं की मांग भी बहुत कम हो गई है, तो ये दोनों स्थिति क्या कहलाएगी? स्टैगफ्लेशन। उसके बाद है डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन ये दोनों सरकार के द्वारा लाए जाते हैं मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति को कम करने के लिए। जैसे डिसइन्फ्लेशन लाया जाता है, मुद्रास्फीति जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस पर नियंत्रण करने के लिए डिसइन्फ्लेशन लाया जाता है। और जब मार्केट में आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा आ जाती है, वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए रिफ्लेशन लाया जाता है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए। नेक्स्ट हमारा है हॉट मनी। हॉट मनी क्या हो जाती है? ऐसी मुद्रा यानी गर्म मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसमें परिवर्तन या पलायन की संभावना अधिक हो, तो जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कौन सी मुद्रा की डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो डॉलर, ऑफकोर्स डॉलर हो जाएगा। तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डॉलर। उसके बाद है हार्ड मनी, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि 80 रुपये के बदले आपको एक ही डॉलर मिलेगा, तो आपके लिए प्राप्त करना इसको क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। काफ़ी सारे पैसों के बदले आप डॉलर खरीद पाएंगे, चाहे डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, ये हार्ड मनी कहलाती है। कौन सी मनी हो जाएगी? हर किसी के पास आप नहीं देख सकते ना कि डॉलर वगैरह, तो ये कौन सी मनी हो जाएगी? हार्ड मनी। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्ट मनी। ऐसी करेंसी जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, ऐसी मुद्रा को हम क्या कहेंगे? ऐसी मनी को हम कहेंगे सॉफ्ट मनी। कौन सी मनी हो जाएगी? जैसे नेपाल की मुद्रा या पाकिस्तान की मुद्रा को हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट मनी, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब अगला हमारा वर्ड है, कौन सा हो जाएगा? निवेश, इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या होता है? लाभ के उद्देश्य से जब हम कहीं पूंजी लगाते हैं,
लाभ के उद्देश्य से कि वहाँ हम पूंजी लगाएंगे, वहाँ पे पैसा लगाएंगे तो वहाँ से हमें लाभ प्राप्त होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, निवेश। विनिवेश, निवेश करने के बाद जब किसी के साथ मिलके हम निवेश करते हैं, किसी कंपनी में भी निवेश करते हैं, तो ऐसी विनिवेश, और उसको जब वापस निकाल लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, विनिवेश। यानी ये निवेश का उल्टा क्या होता है, विनिवेश। किया गया निवेश जो है, किसी भी कारोबार में किया गया निवेश वापस लेना क्या कहलाएगा, विनिवेश कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब हमारे 3 ऐसे वर्ड जो 1991 में सबसे ज़्यादा चर्चित रहे थे, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों 1991 में अपनाए गए थे। कौन से हो जाएंगे, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। एलपीजी के नाम से भी हमें इन्हें जानते हैं। निजीकरण, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना क्या कहलाता है, निजीकरण। उसके बाद है वैश्वीकरण, किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। उसके बाद हमारा है उदारीकरण, निजी क्षेत्र की भूमिका, सरकारी क्षेत्र को कम करके निजी क्षेत्र में उदार की नीति को अपनाना क्या कहलाता है, उदारीकरण। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो आपके इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अगर ये आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो पूरा सब्जेक्ट समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इससे जुड़े हुए आगे की सारी क्लास हमारी चलती रहेगी इकोनॉमिक्स से संबंधित, ताकि आपका ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका अच्छे से कवर हो सके। किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं तो इस सब्जेक्ट से आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।